दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य में आदिकाल में जो लौकिक गद्य एवं पद्य साहित्य है उसके महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बच्चन सिंह के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ है? तो बच्चन सिंह के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा कि बच्चन सिंह के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म क्या है, तो आंसर आप देंगे 1253 से 1325 तक। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म क्या है? तो विक्रम संवत 1310 से 1382। अब दोनों में अंतर क्या है? अगर बच्चन सिंह के अनुसार पूछे तो हम ईस्वी सन में याद रखेंगे 1253 से 1325 ईस्वी तक, और यदि राम कुमार वर्मा की बात आए तब राम कुमार वर्मा के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म 1310 विक्रम संवत से 1382 है। चलिए अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। क्या था? निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ हिंदी खड़ी बोली बोलचाल पहेलियों मुकरियों और दो सुखनों में ही मिलती है। यद्यपि उसमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित लोक भाषा ही है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण का वर्णन किया है? यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि अमीर खुसरो की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें उन्होंने मंगोलों के आक्रमण का नेतृत्व के बारे में चंगेज खां को बताया है, तो कौन सा हो जाएगा? किसरा-नुशदैन। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने बादशाहों का आरोहण देखा था? तो कितने का? 11 का। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खालिक बारी खुसरो की रचना है, लेकिन उसमें है क्या? ये शब्दकोश है, उसमें क्या क्या है? हिंदी, अरबी और फारसी के शब्द हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अमीर खुसरो की खालिक बरी में किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देख लीजिए आप, हिंदी, अरबी और फारसी का प्रयोग हुआ है और किसी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में हिंदी की जो झील खोकर प्रशंसा की है? तो वो कौन सी रचना है? आशिक, यानी वो हिंदी के आशिक हो गए, ऐसे याद रखिएगा। अमीर खुसरो ने अपनी आशिक रचना में हिंदी की जी खोलकर प्रशंसा की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खालिक बारी को अमीर खुसरो की रचना नहीं मानते? कौन खालिक बारी को खुसरो की रचना नहीं मानते हैं? तो कौन है? डॉक्टर कादरी। ये खालिक बारी को खुसरो की रचना नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने अमीर खुसरो को कवियों में महाकवि एवं कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी? मतलब ऐसे कौन से आलोचक थे जिन्होंने अमीर खुसरो को कवियों में कवि कहा है और कवियों में राजकुमार कहा है? यदि क्वेश्चन ये पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद ने ही खुसरो को क्या कहा है? कवियों में कवि एवं राजकुमार की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने साहित्य की तत्कालीन अवस्थित परिस्थितियों में फारसी के समान सिंहासन पर हिंदी को आसीन किया। खालिक बारी कोश लिखकर उन्होंने अरबी, फारसी और हिंदी की त्रिवेणी को जन्म दिया। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य राम कुमार वर्मा का। अगला क्वेश्चन, चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धत स्वरों में गूंज रही थी और उसकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण कविता हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। अब क्वेश्चन यही पूछ सकता है, या तो पूरा कथन पूछ ले
ये पूरा कथन किसका है, या फिर ये पूछ ले कथन में से क्वेश्चन कि खुसरो के साहित्य के मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास की खुसरो की जो रचनाएं हैं उसको हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि किसने कहा है, तो आचार्य रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला क्वेश्चन, मनोरंजन व रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा, ये कथन किसका है, तो ये कथन भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। अगला क्वेश्चन, उसमें न तो हृदय की दशाओं का चित्रण है और न कोई संदेश है, यह केवल मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से उबकर कोई भी व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन भी किसका है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अब देखिए कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लोग कथन पूछ देते हैं तो वो एग्ज़ाम बहुत टफ हो जाता है। लेकिन हम कितनी पुस्तकों को पढ़ेंगे, बच्चन को पढ़ेंगे, शुक्ल को पढ़ेंगे, रामकुमार वर्मा को पढ़ेंगे, गणपति चंद्रगुप्त को पढ़ें, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ें, तो ये जो कथन है इसको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए ताकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन बने तो हम जान जाएं। अगला है, खुसरो ने जो सबसे बड़ा काम किया वह यह है कि उन्होंने तत्कालीन काव्य आदर्शों में बंध कर जनसाधारण की बोली में रचना की, कथन किसका है, तो ये कथन भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। अगला, खुसरो ने स्वयं को किस फारसी कवि के समकालीन या समकक्ष बताया है, खुसरो ने स्वयं को किस फारसी कवि के समान या समकक्ष बताया है, तो जामी के, किसके, जामी के, जामी मतलब जमा दिया। खुसरो ने खुद को किसके समक्ष जमा दिया, तो जामी के समक्ष। खुसरो ने स्वयं को किस फारसी कवि के समक्ष बताया है, तो जामी के। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने खुसरो की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने खुसरो की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है, तो कितनी का किया है, 99 का किया है। और उनकी उपलब्ध रचनाओं की संख्या कितनी है, यदि उनकी उपलब्ध रचनाओं की संख्या पूछे तो वो 22 है, लेकिन अगर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार पूछ दे तो वो कितनी है, 99 है। और यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ दे तो कितनी है, 3 ही है। तो इस तरह से आदिकालीन लौकिक साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। यदि ये प्रश्न आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार को ज़रूर रखिए। देखने के लिए धन्यवाद।